गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी से बहुत नमस्कार। मनोज, नीतू, शुभम, रामपाल, निर्मल, नितेश, वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई होप कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, एकदम मजे में हैं। नीतीश, अंकिता, राहुल, सुजाता। भाई अंकुश, तुम रोज एक ही क्वेश्चन पूछने आते हो, कब खत्म हो जाएगा? सीडीएस का पेपर है, पहली क्लास में हमने बता रखा है 70 क्लास जब हो जाएंगी, साइंस स्पेशल बैच है, आपका खत्म हो जाएगा। रोज एक ही बात पूछने से ना आंसर बदल नहीं जाएगा। ठीक। प्रिंस, विकास, विजय, गजाला, सुजिता, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत नमस्कार और राम राम एवरीबॉडी। आज की हम क्लास करते हैं शुरू। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि एक एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में बदल सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था ना कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि ऊपर जाते समय स्पीड कम होती है, एक पॉइंट पे तो जीरो हो जाती है अगर सीधे ऊपर फेंके। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अगर उसकी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। तो एक एनर्जी जितनी बढ़ती है दूसरी एनर्जी उतनी ही घटती है, ये बात हम समझ चुके हैं ना। तो यहां से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेटा मान लो कि एक इनक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल पर, यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये फिसलते हुए नीचे आ रहा है। ये इनक्लाइंड जो है ये एच हाइट पे, एच हाइट है ये बेटा जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है और ये फिसलते हुए आ रहा है नीचे, फिसल रहा है, स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन लेस, घर्षण रहित सरफेस है, इस पे फिसलते हुए आ रहा है। आगे चल के हम एक चीज पढ़ेंगे इसमें कि अगर चीज रोल करते हुए, लुढ़कती हुई आए तो मामला अलग होगा। अब ये केवल फिसल रहा है, ये रोल नहीं कर रहा, लुढ़क नहीं रहा है, केवल स्लिप कर रहा है। तो बेटा ये फिसलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको बताना है ये कितनी वेलोसिटी से जमीन पर आकर टकराएगा। ये आपको बताना है कि किसी इंक्लाइंड सरफेस पर अगर कोई वस्तु फिसलते हुए नीचे की तरफ आए तो कितने वेलोसिटी से, कितने वेग से जमीन पर आकर टक्कर मारेगी, ये आपको बताना है। प्रिंस, जया, प्रभास, प्रजापति, पुष्पांजलि, राहुल, सब करो भाई। राहुल भाई थैंक यू, चलो ये करो। अच्छा एक बात समझना भाई, यहाँ पे आप खुद सोचो, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर तो भी जस्ट फिसलना शुरू करेगा तब तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका वेग शून्य है। यहाँ पर अभी फिसलते आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है, जब यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी, वेग बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसकी स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। अब एनर्जी को तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? भाई ये जमीन से एच हाइट ऊपर रखा है, अगर कोई चीज जमीन से एच हाइट ऊपर हो तो उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी जब ये नीचे की तरफ को आ रहा होगा तो इसकी बेटा जमीन से हाइट कम होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार घट रही होगी, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा यहाँ पे इसकी लगातार स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये अगर जमीन से एच हाइट ऊपर है तो इस समय जो भी यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एच हाइट ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी इसकी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, जब फिसलते हुए नीचे की तरफ आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदलने लगेगी। और जब जैसे जमीन पे पहुंचेगा तो जमीन से हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी जीरो हो जाएगी, यानी कि वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर ऑब्जेक्ट एच हाइट ऊपर हो तो होती है बेटा एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी अगर स्पीड v है तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कट गया तो 2gh बराबर आ गया v स्क्वायर के, यानी कितनी स्पीड से जमीन पे आके टकराएगा? ये अंडर रूट 2gh। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फिसलते हुए आ रहा है, h हाइट ऊपर है, एक बच्चा कह रहा है सर एक वस्तु रेस्ट एक्स इज इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में तो होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट लिखो, यूनिट वगैरह बिल्कुल सही लिखो, और अपने मन से क्वेश्चन मत बनाओ कि है हो, जो भी लैंग्वेज है एग्जैक्ट वो लैंग्वेज लिखो, ठीक है। अब मैं यहां से आपसे एक दो बातें पूछने वाला हूं, अब आपको इन्हें करना है ट्राई। तो सबसे पहला
ये वाला क्वेश्चन करो, आसान सा क्वेश्चन है ये करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 100 kg ब्लॉक 10 मीटर अलोंग ए 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। ये हरियाणा में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन थी उसमें, थोड़ा उतना क्लियर नहीं है पर पेपर का ही क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने झुका तो वही चिपका दिया यहाँ पे। एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 किलोग्राम के खंड की स्थितिज ऊर्जा है। आपको इसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है क्या है। चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ना, क्योंकि इसे जितना अच्छे से क्वेश्चन इन्हें लिखना चाहिए था उतने अच्छे से इन्होंने लिखा नहीं। देखो ये आपसे कह रहा है कि इतना तो समझ में आ गया कि एक 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, एक नत समतल है 30 डिग्री का, ठीक। अभी 30 डिग्री का एक नत समतल है, तो इसमें कह रहा है कि इस नत समतल पर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 100 kg ब्लॉक, आपको एक 100 किलोग्राम के ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बतानी है 10 मीटर अलोंग। तो आपको बेटा जो हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है ना 100 किलोग्राम का, इसे आप क्या लेके जा रहे हैं 10 मीटर लेके जा रहे हैं इस 30 डिग्री के इंक्लाइंड के अलोंग, यहां पे से लेके जा रहे हैं यहां पे लेके गए। तो आपने से 100 किलोग्राम का जो ब्लॉक है आप इसे बेटा 10 मीटर लेके गए हैं, लेकिन 10 मीटर लेके कैसे गए हैं आप, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेके गए हैं। तो जैसे यहां पर ये पहुंच गया तो आपसे कह रहा है कि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और जी की वैल्यू आपको 9.8 यूज करनी है, क्योंकि ऑप्शन वगैरह 98, 100, 54, 49 दिखे तो समझ जाना है कि जी की वैल्यू 9.8 यूज की गई है। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आपके पास में देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कि अरे एलपी क्वेश्चन थे, तुम अपने मन से मत लिखो, है ये है जो एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो उतारो। तो वो जो तुमने लैंग्वेज लिख रहे हो अपने मन से मत लिखो, जो पेपर में लिखा है वो लिखो। एक तो तुम यूनिट बिल्कुल गलत लिख रहे हो, तो तुम अपने मन से क्वेश्चन लिख दे रहे हो देख के कि ऐसे, जो वहां पेपर में लिखा वो लिखो। अभी बता देंगे 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं होगा वो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस अब 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर 10 मीटर ऊपर लेके गए, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh। अब वस्तु का मास कितना है 100 किलोग्राम का, जी की वैल्यू कह रहा है कि 9.8 यूज करो, कितनी हाइट ऊपर लेके गए। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस h की जगह 10 मीटर लिख देते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जमीन से आपका ऑब्जेक्ट कितनी हाइट ऊपर है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, आप उसे यहां पर लेके गए, तो बेटा जमीन से जो उसकी हाइट है वो तो ये बनेगी। तो आपको ये जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेके जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसे कितनी हाइट ऊपर लेके गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे भी लेके जाओगे ना, मान लो कि जमीन है, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं बोल दूं कि भाई 2 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 6 मीटर ये है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में आप ये नहीं देखेंगे कि आप कितनी दूरी चल रहे हैं, ऐसे नहीं। पोटेंशियल एनर्जी में आपको ये देखना होता है कि mgh की जमीन से हाइट कितनी बनेगी। तो आपको ये केवल ये हाइट चाहिए कि 2 मीटर ये, 2 और 4 कितना, 4 मीटर यहां तक हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 2 और 4 6, और 6 12 मीटर। तो टोटल जो हाइट बनेगी वो 12 मीटर की बनेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यहां पर जमीन से h हाइट है। तो जब आप इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इसे 100 किलोग्राम के पिंड को लेकर जाओगे, 10 मीटर ऊपर लेके जाओगे, तो ये आपकी हाइट 10 मीटर नहीं हुई, हाइट तो आपकी ये है, आपको हाइट चाहिए। अब यहां देखो ये हमारे पास में है साइन, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो आप साइन लगा दो। ये 30 डिग्री देखा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेनस कितनी है 10 मीटर। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो h अपॉन 10 मीटर। इसे हम सोल्व करेंगे, 2 पंजे 10, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 5 मीटर। यानी एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में जो h की वैल्यू यूज करनी है वो 5 मीटर यूज करनी है, ना कि 10। तो पॉइंट से 1 0 जाएगा, तो 5 दूनी 10, सॉरी 50 आएगा, 98 गुणा 50, 98 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 549 जूल आ जाएगा आपका आंसर, है ना। 980 अगर मैं से कर दो यहाँ पे, यानी कि 5049, तो यू आ जाएगा आपका 49 जूल। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। तो याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में h लिखा है, तो आपको ग्राउंड से हाइट चेक करनी है। उस हाइट तक जाने के लिए आप कौन सा रास्ता अपना रहे हो वो इंपोर्टेंट नहीं है, इनिशियली कहां पे आपका ऑब्जेक्ट और फाइनली कितनी हाइट ऊपर पहुंच गया वो इंपोर्टेंट है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे लेके आऊं
और ऐसे ऐसे लेके आता, ऐसे ऐसे करके भी, तब भी आप केवल जमीन से हाइट ही देखते, ये पूरे रास्ते की लंबाई नहीं चेक कर रहे होते। ये केवल क्वेश्चन ये बताने के लिए है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही किया था, अगर आपको पिछले वाला क्वेश्चन ध्यान हो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, तो मैंने जब क्या किया था, इसकी जो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मैंने कहा था इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी mgh, तो मैंने इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो लिखी h। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो मैंने ये वाली लंबाई नहीं ली, मैंने जमीन से हाइट ली। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो हम जमीन से कितनी हाइट ऊपर है वो लेंगे। तो जब ये h हाइट ऊपर था तो जमीन से h हाइट ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी mgh, और वो सारी की सारी किस्म बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में। तो जब जमीन पे आके टकराएगा तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 2gh के बराबर हो जाएगी। यानी यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां से अगर आप एक क्वेश्चन अगर बी और कर दे तो मजे आ जाएगा, फिर ट्राई करो। कमानी स्थिरांक का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ 2 kg slide on a parallel surface at a speed of 4 meter per second. It falls on a uncompressed spring and presses it until the block becomes completely motionless and spring constant is 10,000 Newton per meter spring presses. ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, वो भागते हुआ रहा है, कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड भाग रहा है। एक वो अनकंप्रेस्ड बिना दबे स्प्रिंग पे आकर टक्कर मारता है और उस स्प्रिंग को दबाएगा कब तक, जब तक खुद ना रुक जाए। तो ये कह रहा है कि स्प्रिंग कितना दबा ये आपको बताना है। कोशिश करो कि क्या लॉजिक लगाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। गजाला, पुष्पांजलि, प्रजापति, मनोज, प्रभास, रवि, सब करो ये। हम्म अच्छा देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर आप लॉजिक समझेंगे तो आप इन्हें अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। देखो आप इस बात को समझो, कि बेटा हमारे पास में एक स्प्रिंग था और ये भी जो स्प्रिंग है बेचारा अभी बिना दबे हुए अपनी नेचुरल लेंथ में है ये, ठीक। अब एक ब्लॉक यहां भागते हुए आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बड़े ध्यान समझना, जब ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हुआ आ रहा है, भाग रहा जैसे इस पे आके टकराएगा, और इसने कहा कि इसने इससे जब टकराया तो इसे इसने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया और खुद रुक गया ये। यानी अभी इसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी शुरू में, अब इसकी स्पीड हो गई 0। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर कोई स्प्रिंग दबा हुआ हो या खिंचा हुआ हो तो एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ में था, इसके ऊपर आके एक ब्लॉक टक्कर मारेगा तो उस ब्लॉक ने से पुश करके दबा दिया पूरा, तो यानी कि इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग के पास। भाई नेचुरल लेंथ में था, अब इसे आप दबा दोगे या खींच दोगे, उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी हम ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय। तो ये जब ये स्प्रिंग दबा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से। भाई आप एक बार समझो, ये जो ब्लॉक भागते हुआ रहा था 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और इसने इसे तब तक दबाया जब तक कि खुद नहीं रुक गया। यानी इसने अपनी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 कर ली, यानी इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है।
जब भी स्प्रिंग दबे या खिंचे तो उसके पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कहां से आई, ब्लॉक के धक्का मारने की वजह से। तो जब ब्लॉक के सर धक्का मारा खुद रुक गया, तो इसने अपनी सारी की सारी गतिज ऊर्जा, अपनी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस स्प्रिंग को दे दी। अच्छा, दूसरा पैसे भी समझो कि अगर कोई स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, वो स्प्रिंग कितना ज्यादा दबेगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा होगा, जितना ज्यादा तेजी से भागते हुए आएगा ब्लॉक। अगर ब्लॉक बहुत ही आराम आराम से टुल्लू टुल्लू आ रहा है, स्प्रिंग में हल्का सा टकराया, स्प्रिंग हल्का सा पुश होगा। लेकिन ब्लॉक आ रहा भागते पूरी खतरनाक स्पीड से, जब वो स्प्रिंग पर टकराएगा तो ज्यादा दबा देगा, क्योंकि वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है, वो स्प्रिंग को दे रहा होता है। यानी यहाँ पे सारा जो गेम है बस वो केवल आपको ये समझना था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर जब ब्लॉक भाग रहा है उसके पास स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी दबने से हाफ kx²। तो हाफ से तो हाफ कट गया, यानी हमें कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकालनी है कि स्प्रिंग कितना दबा है ना। तो स्प्रिंग कितना दबा हमें ये निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा mv² इजकल टू kx²। तो x की वैल्यू आ जाएगी √mv²/k। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़े अजीब से गंदे से ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब अजीब सी वैल्यू दे रखी है कि पूरा रूट से बाहर वैल्यू अच्छे से आ नहीं पा रही, वरना पेपर में आपको मास, स्पीड और स्प्रिंग कांस्टेंट की ऐसी वैल्यू मिलेगी कि बस वो आपसे कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि जब स्प्रिंग दबेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास में आएगी वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की वजह से आएगी। यानी बस वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप इस इक्वेशन को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, कि हाफ mv² इजकल टू हाफ kx²। बस उसके बाद तो आप x निकाल ही लेंगे, ये k जाएगा नीचे तो mv²/k, और x के ऊपर स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे हम सोल्व करें तो हम एक थोड़ा सा एक अगर आंसर निकालने की कोशिश करें, हम हमारे पास x क्या आया, √mv²/k के बराबर आया। m की वैल्यू कितनी थी, 2 किलोग्राम का ब्लॉक था ये, स्पीड थी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा था 10,000। तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 0। तो बेटा 16 से तो बाहर बाहर आ जाएगा, ये अंदर बचेगा हमारे पास कितना, 5,000। इसे लिख लो 50 × 100। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 100 का रूट बाहर 10 आ जाएगा, तो 4/10 आ गया, अंदर बचा √50। अगर ये 49 होता तो 7×7 यानी कि मैं 7 मान सकता हूं कि बाहर आया 7, तो 4/10 × 7, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो मेरे पास आ गया 2/35 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूं, क्योंकि भाई सारी वैल्यू आपने ऐसा यूनिट पुट किया ना, ये मास किलोग्राम में रखा, स्पीड मीटर पर सेकंड में, स्प्रिंग कांस्टेंट रखा न्यूटन पर मीटर में, सारी ऐसा यूनिट पुट करोगे तो ये भी आपका स्प्रिंग कितना दबा ऐसा यूनिट में आएगा मीटर में। अगर आप इसे बदल रहे हैं सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 7 35, 40/7 42, लगभग यानी कि आपका ये कुछ आ जाएगा 5 और 6 के बीच में, यानी कि लगभग 5.5 के आसपास मान लो कि कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो वही हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा उसने 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ये मान के चलो कि क्वेश्चन केवल यहां तक का था, उसके बाद आपको ऐसी वैल्यू मिलेंगी कि जहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट बढ़िया 2 4 5 ऐसे आ जाएगा, कटकुट आ गए, ठीक है। अब इसने कहा, ये बात समझ में आ रही है आपको कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन समझ रहे हैं आप, कि जब कोई ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है या किसी इंक्लाइंड सरफेस पे फिसलते हुए आ रहा है, तो जब वो नीचे की तरफ पहुंच रहा है तो उसके पास स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी आ रही होती है। तो जब कोई ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो वहां पर सारा गेम किस चीज का होगा, कि उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। जब कोई ब्लॉक किसी स्प्रिंग को धक्का मारेगा तो स्प्रिंग दबने से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ब्लॉक अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसे ट्रांसफर कर रहा होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ी चीजें हैं ये। जब हम नीट वेट की तैयारी जो बच्चे करते हैं, अगर आपने कभी की हो नीट की, आईआईटी वाईआईटी की, आईआईटी में तो खैर थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, वहां पे बड़ा सिखाया जाता है। देखो हमारे टीचर ने बताया था, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए, जब हम पढ़ते थे ना, मतलब तैयारी वारी करते थे, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की, तो कह रहे थे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आए सबसे आसान होता है। क्वेश्चन ऊट पटांग लग रहा हो, सीधा देखो 2 ही काम होंगे 12th लेवल की फिजिक्स पे, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। बस सोच लो क्वेश्चन होगा एनर्जी लगाओ या मोमेंटम लगाओ।
तो ऐसे में सिखाते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हम पहली बार में देखते तो भी हो जाते थे। तो लेकिन आपका उतना ज़्यादा सामान्य ज्ञान का जनरल साइंस का पेपर होता है, तो आपको कोई ऐसे आईआईटी वाली फिजिक्स नहीं सीखनी। आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसमें, अगर है क्या मेरे पास, कौन से वाली पीडीएफ में था यार क्वेश्चन, ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर इसमें ही है तो मज़ा आ जाएगा। किसी और में छोड़ो, कोई नहीं, फिर जो एक दो में रखे थे पहले से ही ये वाले करो। एक क्वेश्चन ये करो, तब तक मैं देखता हूँ कौन सी पीडीएफ में है वो। हम्म। हम्म। इसने कहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स एन टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी गतिज ऊर्जा एन गुना हो जाती है इनिशियल की। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एन? देखो भाई, कह रहा है कि स्पीड जो होती है दुगनी, उसने केवल स्पीड में चेंज कहा है। उसने ये नहीं कहा कि वस्तु का मास कितना हो रहा है, केवल कहा है कि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का दुगुना। तो गतिज ऊर्जा पहले की एन गुना होगी, तो एन की वैल्यू बताओ। तो बताओ स्पीड दुगुनी होने पर काइनेटिक एनर्जी कितना गुना होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में उसने हमारे से केवल कहा कि स्पीड में चेंज आया, यानी मास में कोई चेंज नहीं आया, मास तो कांस्टेंट है। हाफ क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ऐसा छेड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट। मास में कोई चेंज नहीं है, भी कांस्टेंट। स्पीड कितनी करी? दुगनी। तो वी पे स्क्वायर भी, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चार, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले से चार गुना हो जाएगी। तो 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये करो, इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको पहले कराया था, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज अलग है। ये करो, सुजाता, मनीषा, नीतीश, विनय, अक्षय, बीबी नायडू। भाई देखो, इसके लिए ना आप कॉल सेंटर में बात करा करो भाई, जो नंबर होता है ना होम पेज पे, संजीत। मैंने आपको कई बार कहा, मैं अपने घर से क्लास लेता हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस टीचर की क्लास किस टाइम होती है, कितने बजे होती है। तो मेरे घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, मैं वहीं से क्लास लेता हूँ आपकी। अगर मैं ऑफिस जा रहा होता तो मैं फिर बोलता भी।
मणिभूषण, निर्मल, अक्षय, गजाला, संजीत कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। इसने कहा है 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये बड़ा आता रहता है यार मैसेज कि बायो की क्लास लाइव नहीं होगी क्या, होगी क्या। कौन से बैच वाले बच्चे हैं ये? क्योंकि दो बैच है इसमें, साइंस 23 और 24। एक बार मैं बता तो करूं कौन से बैच के आप बोल रहे हो यार। बस साइंस 23 वाले बच्चे होंगे। मुझे लग रहा है शायद आपको ना वीओडी से ही करना होगा, वीओडी से, है ना, वीओडी सेक्शन से ही करना पड़ेगा आपको। वीओडी में सारी क्लासेस पढ़ी हैं बायो की, ऐसा लग रहा मुझे। हाँ 23 में है शायद ये। कोई नहीं, सारी वीडियो पढ़ी हैं, देख लो इतनी। इसने कहा कि 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो स्टील की गेंदों में समान गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी गेंद तेज गति से चल रही है? बेटा देखो, टू बॉल है 5 kg और 10 kg की, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो कह रहा है विच बॉल इज मूविंग फास्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है, हाफ mv²। तो मुझे बताना कौन सी तेज चल रही है, वी निकालना है। तो वी कितना हो जाएगा, v² हो जाएगा 2k/m। तो v की वैल्यू हो जाएगी √2k/m। अब कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम यानी k की वैल्यू दोनों के लिए सेम, दो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है ही, यानी जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो 5 kg की बॉल जो है मूव कर रही है फास्ट। अच्छा, ये मत रट्टा मार लेना कि हल्की बॉल का ही हमेशा याद रख लो तुम, रट्टा मार के घूमने लग जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन में जो ज्यादा भारी बॉल है उसका भी आंसर आ जाता है। तो पहले देख लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम की बॉल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और पूछ रहा कौन तेज चल रही है, फिर आप देखो स्पीड का फॉर्मूला बनाओ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो एम और वी ऊपर नीचे है, तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एन ऑब्जेक्ट आएगा शुभम। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 13.5 मीटर टू एक्स इक्वल टू 54 मीटर। इट्स एवरेज वेलोसिटी 13.5 से 54, 13.5 से 54। एक बच्चा भाई क्वेश्चन है, पहले देख लो, ये बड़ा बहुत देर से परेशान है। ये कह रहा है कि भाई एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। और अगर वो एक्स इजगल टू 13.5 मीटर से एक्स इजगल टू 54 मीटर तक चले, है ना, तो कह रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। और इसका एक्सीलरेशन दे रखा हमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आप एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है एग्जैक्ट, बस वहां पे 13.5 मीटर और 54 मीटर नहीं था, वहां पे कुछ और वैल्यू थी। तो भाई आपने चलना शुरू किया रेस्ट से, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्स इजगल टू 0 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू कर रहा है एक्स इजगल टू 0 मीटर से। अब ये कह रहा है कि यहां से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 3, ये चल रहा है 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 चल रहा है। तो कह रहा है कि अब जब ये एक्स इजगल टू 13.5 मीटर से चल के और ये 54 मीटर तक पहुंच रहा है, तो इस अवधि में 13.5 से लेकर 54 मीटर के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, मान लो कि उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आप मान लो कि 10 से चल रहे हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और आपकी वेलोसिटी हो जाए 60, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये बात केवल तभी काम करेगी अगर आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक नियत त्वरण से चले, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे हम। अब हमें क्या करना है, यहां से 0 से इसने चलना शुरू किया, तो मैं एक चेक करूंगा कि जब ये 13.5 मीटर चलेगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। स्टार्टिंग से 13.5 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिर मैं चेक करूंगा कि स्टार्टिंग से 54 मीटर चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि केस यहां से कि जब हमारे पास में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, 13.5 मीटर चला, ये एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमें इसकी क्या निकालनी है, स्टार्ट कर रहा रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है
तो 13.5 मीटर के बाद की इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है, क्या होगी। तो टाइम दे नहीं रखा, तो वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। तो v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 3, s कितना दे रखा है 13.5, तो 13.5 26 27, तो ये हमारे पास हो गया 27 गुणा 3, है ना। तो यानी से आप बोल सकते हैं 9 18 9 27 गुणा 3। तो अब यहाँ पे v स्क्वायर है तो v निकालेंगे, रूट लेंगे तो 3, और इन 3 में से एक 3 बार आएगा तो 3 3 आ जाएगा 9, तो v की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड की। यानी 13.5 मीटर चलने के बाद रेस्ट से इसने चलना शुरू किया, 13.5 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं शुरुआत से 54 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब फिर लगा दो वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, एक्सेलरेशन कितना है 3, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 54, ठीक। तो वी स्क्वायर इजल टू, इसे हम बदल लेते हैं, 9 45 9 9 6 54 है ना। तो अब इसका रूट लेंगे हम, तो 9 यहाँ एक बाहर एक 9 तो में से सॉरी एक 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, और 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड। यानी स्टार्टिंग से यहाँ से 0 चलना शुरू किया, तो 13.5 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है 9, और यहाँ से 54 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है 18 मीटर पर सेकंड है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 का आधा करेंगे हम, 27 का आधा कितना आएगा 13.5 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, अरे हाँ या ना। अरे क्वेश्चन करा रखा है मैंने, एग्जैक्ट क्वेश्चन। अगर तुम कहो तो मैं अगर ढूंढूं थोड़ा सा तो मैं बता भी दूंगा किस कौन सा, मैं भी बताता हूँ तुम्हें कौन सी क्लास में कराया मैंने ये। इक्वेशन ऑफ मोशन के जब क्वेश्चन करा रहा था मैं आपको, तब मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है ये, अभी बताता हूँ। और हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो है उसी टाइप का, ये कह रहा है कि एएलपी में पूछा है। एक बच्चा कह रहा है क्लास नंबर 11 में कराया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेक करते हैं अभी हम, है ना। इसका पढ़ने में ध्यान नहीं है, और 4 बार क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया। नहीं, 11 में नहीं है, कौन सी तारीख को देखा था मैंने यार ये। चलो छोड़ो, मिल ही जाएगा। क्लास 11 में क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है बच्चा ये, तो क्लास नंबर जो 11 थी साइंस 24 में देखता हूँ, क्लास नंबर 11 जो है, क्लास नंबर जो 11 ही थी ये हुई थी 14 दिसंबर को। अभी बताता हूँ इसे मैं, है ना, ये पढ़ता है नहीं है। अब उसे बताऊंगा इसमें देखो क्या फर्क था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, वो मुझे एक बार इसे डिफरेंस बताना छोटा सा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो क्लास नंबर 11 में बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने, उसने क्वेश्चन की स्टार्टिंग है क्लास नंबर 11 का, 14 दिसंबर को ही थी क्लास ये, साइंस 24 के हिसाब से क्लास नंबर 11, 23 के हिसाब से कुछ और नंबर होगा इनका। तो 14 दिसंबर की क्लास में उसने लिखा कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से कर रहा है, एट द ओरिजिन, ओरिजिन आपको पता ही है वही 0 0, और कह रहा है कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका एक्सेलरेशन है 4। तो मेरे वाले क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन था वो 4 था, इनके वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखा है 3, ये फर्क है। और वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा था एक्स इजगल टू 2 मीटर से एक्स इजगल टू 8 मीटर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स इजगल टू 2 मीटर से एक्स इजगल टू 8 मीटर तक जाए तो इस अवधि में उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी थी। तो वहां पर भी मैंने ऐसे ही किया था कि भाई एक्स इजगल टू 2 मीटर से एक्स इजगल टू 8 मीटर तक इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो हमने चेक किया था कि ओरिजिन से जब 2 मीटर चलेगा तो इसकी वेलोसिटी हमने चेक कर ली थी, वहां पे कितनी आई। फिर ये ओरिजिन से 8 मीटर चलने के बाद मैंने इसकी वेलोसिटी निकाल ली थी, वहां भी दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग किया था। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे भी सेम वही किया है, बस यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ 13.5 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है वो 9 आई, और फिर 54 मीटर चलने के बाद कितनी आई 18 आई। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता है और आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो दोनों वेलोसिटी को जोड़ के आप 2 से भाग करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। देख लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
14 दिसंबर वाली क्लास में हमने कर रखा है, ठीक है। दिक्कत क्या ना, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है ना, हम क्वेश्चन में घबरा जाते हैं हम। और वैसे भी ना, जो एक्स एक्सिस के अलोंग चलने वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये जो एलपी वाले बच्चे हैं, हाँ, उसका आंसर 6 मीटर पर सेकंड आया था। जब भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलने वाला आएगा क्वेश्चन, तो नॉर्मली वो यही करेगा कि एक्स इजगल टू 12 मीटर से एक्स इजगल टू 30 मीटर तक के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। स्टार्ट किया ओरिजिन से, या एक्स इजगल टू 30 मीटर से एक्स इजगल टू 50 मीटर चलने में एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो ओरिजिन से चले आप, तो पहले आप चेक कर लो कि 30 मीटर के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर चेक कर लेना 50 के बाद कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। और वो 100% ऐसी वैल्यू पुट करेगा कि आप रूट जब उसका निकालोगे बिल्कुल परफेक्ट आपकी वेलोसिटी आ जाएंगी। हमारे वाले केस में भी बिल्कुल परफेक्ट आई थी, और आपके वाले में भी देखो उसने भले ही 13.5 और 54 ले रखा है, पर जब हमने उसे सोल्व किया तो वहां पे 9 निकल के आ गया रूट, वहां पे 18 आया, बिल्कुल बढ़िया रूट निकल के आएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं एनर्जी से जुड़े हुए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल 1-2 पेपर में आता है ये। सर मैं एक्स, तो हमने भी तो 54 ही किया, पहले एक्स इजगल टू 13.5 मीटर पर निकाली शुभम वेलोसिटी, फिर एक्स इजगल टू 54 मीटर पर वेलोसिटी निकाली है, फिर दोनों वेलोसिटी जो हमारे पास में आई हैं उसका एवरेज निकालना है हमें। प्रेम, सुजीता, अक्षय, विनय, कुछ आंसर आ रहे हैं हमारे पास में। ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो यानी कि आप बिल्कुल समझ के साथ कर ही नहीं रहे चीजों को। इसने कहा 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास, 2 बॉडी हैं अलग अलग मास की, एक 3 किलोग्राम की मान लो, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक मान लो 15 किलोग्राम की, है ना, माना लेट। वो कह रहा है कि उन्हें ड्रॉप किया गया है एक चोटी से, एक पहाड़ी से, फ्रॉम ए क्लिफ। क्लिफ समझ रहे हो ना, क्लिफ जंपिंग की होगी ना आपने, जैसे आप कभी ऋषिकेश में जाओ रिवर राफ्टिंग करने, जब राफ्टिंग हम करते हैं तो बीच में एक क्लिफ आती है, छोटी सी एक चट्टान टाइप से की होती है, कुछ फीट ऊंची। तो जैसे मान लो कोई समुद्र है, उससे एक चोटी से बाहर को निकली हो, या नदी पे एक बाहर को एक छोटा सा एक पत्थर बाहर को निकला हो, तो उससे खड़े होकर आप समुद्र में छलांग लगाते हैं या किसी नदी में छलांग लगाते हैं, उसे हम क्लिफ कहते हैं। तो कह रहा है कि ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम ए क्लिफ एट एन इंस्टेंट दे हैव इक्वल। देखो अलग अलग मास की 2 वस्तुएं हैं, जब आप इन्हें छोड़ेंगे ऐसे, एक 3 किलो की एक 5 किलो की, तो दोनों बेटा नीचे सेम एक्सिलरेशन से नीचे आती हैं। आपको बताया तो था, आप याद करो, मैंने जब आपको ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, आपको बताया था कि अलग अलग मास की 2 वस्तुएं जब हम छोड़ते हैं वो दोनों एक साथ नीचे क्यों आती हैं, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना इसका भी है। भाई इसका एक्सेलरेशन अगर 9.8 है तो इसका भी 9.8 है, इसकी स्पीड भी हर सेकंड नीचे आते समय 9.8 बढ़ेगी, इसकी स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, दोनों एक साथ नीचे आके गिरते हैं। तो अलग अलग मास की 2 वस्तुओं को जब आप गिराते हैं कुछ ऊंचाई से, दोनों समान त्वरण से, दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरती है, इसलिए एक साथ नीचे आके गिरती हैं। भाई उन दोनों का मोमेंटम कैसे सेम हो सकता, हो ही नहीं सकता, दोनों का मास अलग अलग है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी।
ठीक है, दोनों की वेलोसिटी तो बराबर ही बढ़ रही है, मास अलग अलग है तो मोमेंटम अलग अलग होगा, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग आएंगी। mgh होता है, मास अलग अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होंगी। हालांकि एक सेकंड के बाद यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे गिरा, तो इसकी जो मीन से हाइट उतनी है, इसकी भी उतनी है, एच तो सेम है पर एम तो अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी गलत भाई, अलग अलग मास की अगर दो वस्तुएं हैं तो नीचे गिरते समय उन दोनों के पास हर टाइम हर इंस्टेंट पर सेम एक्सेलरेशन होता है, समान त्वरण होता है। त्वरण का मतलब यह है कि दोनों का एक्सेलरेशन अगर 9.8 है, जी के बराबर है, तो दोनों जब नीचे गिर रही होंगी तो दोनों की स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ रही होगी। ये बात मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, पर पता नहीं क्या यार, मैं ढंग से नहीं बता पा रहा हूं कि आप ही मूर्ख हो, पता नहीं चल रहा है। क्या सॉल्यूशन निकालने इसका मैं? एक चीज को 10 बार बता दो, तुम्हें सुनते नहीं हो तुम, या तो ये करो क्वेश्चन तुम, आधी क्लास का गलत आंसर है पिछले वाला, और पेपर में छपा आ जाएगा वो, फिर रोते रहना। ना, ना, ना। ये जो तुम्हें इतनी पीडीएफ खोल के प्रैक्टिस कराई जाती है ना, इतने बेटा हर क्लास में एक टॉपिक खत्म हो जाए। अगर खाली ऐसे बस मैं आऊं, चलो ये टॉपिक का नाम लिखो, इसने ये स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट दी, ये फॉर्मूला आया, डेरिवेशन कर दिया, आपको बड़ा मजा आएगा। पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे, जब आप क्लास में तभी के तभी अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चन, पेपर में क्या अप्लाई करोगे? मेरा टाइम बढ़ता है इसमें। जो मैं 70 क्लास में साइंस स्पेशल खत्म करता हूँ, 30 से 35 क्लास में पूरा खत्म हो सकता है। वो 30-35 क्लास एक्स्ट्रा केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वजह से बढ़ती हैं। तो इसे सीरियस लिया करो और मन से पढ़ा करो और लिखा करो साथ में। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ज्यादातर बच्चों का अच्छा आंसर आया, इसका देख के हमें बढ़िया लगा। कुछ बच्चों के अगर मैं लेटेस्ट नाम पढ़ूं, प्रिंस, रवि, निर्मल, प्रभास, संतोष, गजाला, लाइन से सबका ठीक है, कहते कहते विनय ने कर दिया गलत। इसने कहा है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए, इट रीचेज अप टू द हाईएस्ट पॉइंट बी। देखो ये आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझो। ये आप समझ पा रहे हैं कि आपने किसी वस्तु को एक पॉइंट ए से गिराया, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका, और ये हाईएस्ट पॉइंट बी तक ये पहुंची यहां पर। तो कह रहा है एक गेंद को बिंदु ए से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये उच्चतम बिंदु बी तक पहुंचती है। तो जब तक हमें एंगल ना बताया जाए तो हम तब तक यही मान के चलेंगे कि वस्तु को बिल्कुल सीधे ऊपर फेंका है। जब तक एंगल ना दे कि 30 डिग्री के एंगल पर फेंका कि 60 के पे फेंका है, तो सीधे मानो ऊपर। तो कह रहा है कि वस्तु को पॉइंट ए से ऊपर फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट बी पे पहुंची और वापस आ गई, ठीक है। तो पॉइंट ए पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जो ए पर होगी वही काइनेटिक एनर्जी बी पर होगी। भाई ए पॉइंट पे जो बच्चा था विनय नाम का, ये बेटा अपने एक कान पे इतना जोर से लगाओ कि घर वाले आ जाएं कि भाई क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते क्या हो गया तुझे। जो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी है वो पॉइंट बी पर भी काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी? जब तू किसी पत्थर को फेंकेगा ऐसे ऊपर थोड़े ना चला जाएगा, उसे थ्रो करना पड़ेगा, कुछ स्पीड से फेंकेगा, तो फेंकते समय उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड घटते 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 सीधे ऊपर फेंक रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर है उतनी यहां बी पर कैसे हो जाएगी? जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और ये सारी काइनेटिक एनर्जी जितनी घटी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो पॉइंट ए पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वही पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। ये आपको लिखवा भी रखा हमने क्लास में कि छोड़ते समय जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, टकराते समय वही काइनेटिक एनर्जी है, या ऊपर फेंकते समय जो काइनेटिक एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट पर वही पोटेंशियल है। तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकते समय उसकी स्पीड लगातार कम होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। कहां गई? हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो सारी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाती है। बी में कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो ए पर है वही बी पर है, नहीं भाई ये ग्राउंड पे है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 ही है, और बी पर तो
ज्यादा है, गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो बी पर है, काइनेटिक एनर्जी वो नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बी पर है वो काइनेटिक एनर्जी ए पर, ये आपको मैंने दिख भी रहा होगा ना डायग्राम से। तो फेंकते समय जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही हाईएस्ट पॉइंट पर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है, पॉइंट बी पर वही पोटेंशियल एनर्जी है। हम्म अब डी लिखने से क्या होगा? कितने घर में से लोग आए पहले बता, थप्पड़ जब तूने लगाया जोर से अपने कान पे, कोई आया कि नहीं आया? नहीं आया, इसका मतलब बहुत आराम से लगाया है, नहीं लगाया है। क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन अब आपको हम कराते हैं ये क्लास नोट्स में रहते हैं ना गुड्डू जी, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। जब आप पीएनजी देखते हो क्लास की, उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये। चल एक और कर, एक मौका और दे रहा हूं मैं से विनय को। ये इस बार तो तेरा मुर्गा बनेगा और तूने गलत आंसर दिया। ये वाला करो। हम्म इसने कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मिनिमम? किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? पहले में लिख रखा है इसने व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, ये तो गलत हो गया। जब स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करेंगे, है ना, या स्ट्रेच करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती है। एक लिख रहा है व्हेन इट इज एट नेचुरल लेंथ, जो अपनी नेचुरल लेंथ में होगा। एक लिख रखा है इसने व्हेन इट इज एट नेचुरल लेंथ बट इज केप्ट एट ए हाइट एच अबव द ग्राउंड। तो बेटा सी सही है। चलो ठीक है, आपने इसे नेचुरल लेंथ में तो रखा है, अगर आप इसे कुछ हाइट ऊपर रख देंगे तो कुछ हाइट ऊपर रखने से इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा आ जाएगी ना हाइट की वजह से। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सुजाता का गलत हो गया, गजाला का गलत हो गया, रंजन का गलत हो गया। कितने बच्चों का क्वेश्चन गलत हो रहा है? हाँ? अरे भाई, मुझे अपने ऊपर जो है ना डाउट सा क्रिएट होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आप लोगों के पैसे नुकसान करा दिए हो? हैं? भाई ये ऐसे पैसे ना गलत काम में लगेंगे, अच्छे काम में नहीं लगेंगे, बीमारी में लगेंगे ये। अगर मैं फीस भी ले रहा हूं तुम्हारे साथ, ढंग से बता ही नहीं पा रहा हूं तुम्हें, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। ये एक स्प्रिंग है, अगर वो अपने नेचुरल लेंथ में है, ठीक, अगर आप उसे उसे कुछ खींच देंगे या कुछ दबा देंगे तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो खिंचे हुए स्प्रिंग के पास या दबे हुए स्प्रिंग के पास, हमने आपको पढ़ाया था कल की क्लास अगर आपने ली हो, कि जब कोई स्प्रिंग खिंचा होगा या दबा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करने लगता है। तो खिंचे हुए स्प्रिंग के पास या दबे हुए स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे हो सकती है? स्प्रिंग के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी जब अपने बिल्कुल नेचुरल लेंथ में होगा। और नेचुरल लेंथ में भी दो केस दे रहा है वो, कि बिल्कुल जमीन पर रखा है या कुछ हाइट ऊपर रखा है। तो हाइट की वजह से मैंने आपको बताया था कि हाइट की वजह से आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करता हूँ मैं, दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, कहीं ऐसा ना तुम बिल्कुल ये वैसे से गलत कर रहे हो। चलो दो तीन बताना ये क्वेश्चन, ये एक ही कमेंट में बताना कोमा लगा के। अगर पेपर में आ जाए कि मास द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ये बताओ। वेलोसिटी वेग का एसआई मात्रक क्या है, और एक्सेलरेशन त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तुम्हें ये भी पता है कि नहीं पता है ये? अगर ये भी नहीं पता भाई, अपना फीस रिफंड करवा लेना हमारे से, इतनी क्लास पढ़ने के बाद अगर ये भी ना पता चला हो।
मास द्रव्यमान जो है इसकी एसआई यूनिट क्या, वेलोसिटी वेग की क्या है, और एक्सेलरेशन त्वरण की क्या है। हिंदी वाले समझ रहे हो ना, द्रव्यमान वेग और त्वरण इनके एसआई मात्रक बताने हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सा मात्रक यूज करते हैं, तो अपने आप जो भी आपने लिखा है कॉपी में दिमाग में सोचा उसे मैच करो। तो मास द्रव्यमान का तो किलोग्राम है, एसआई मात्रक कह रहा हूं मैं, कोई ग्राम सोच रहा है तो समझ जाओ कि उस मामला जीरो चल रहा है उसका। वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड होती है एसआई यूनिट, किलोमीटर पर घंटा तो नहीं सोच लिया, वो डेली लाइफ में यूज करते हैं हम। और इसकी क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो मनोज का तो ठीक है। अब देख रहे हो तुम इस लेवल से जहां स्प्रिंग दब रहा है उस लेवल से इस लेवल पर आना पड़ रहा है तुम्हारे हालात देख के मुझे। तो अगले पे आते हैं अब हम। अब इसमें हमारे पास में एनर्जी एनर्जी के बहुत क्वेश्चन हो गए हैं। हम्म, एक क्वेश्चन जो है हम, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम 80 मीटर की ऊंचाई से छोड़ने वाले हैं, 80 मीटर की ऊंचाई से यहां से। ठीक, तो 80 मीटर ऊंचाई से मैं इसे छोड़ूंगा यहां से, और आपको बताना है कि ये कितनी वेलोसिटी से जमीन पर आकर टकराएगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जो कि मान लो आपका 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे, या मास मान लो दे ही नहीं रखा, मान लो 2 किलोग्राम का एक सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, 2 किलोग्राम है कि 20 है हमें नहीं पता, इसे 80 मीटर की ऊंचाई से हमने छोड़ा, तो जमीन पर ये कितनी वेलोसिटी से आकर टकराएगा ये आपको बताना है। हम्म, ये था ना। एक बच्चा कह रहा प्रॉब्लम हमें ही है सर, रील्स में उलझे हुए हैं। अरे ये रील ने तो ना जीवन बर्बाद कर दिया सही में। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना रील के साथ में, ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ऐसी सेटिंग रहती है जो आप दो चार बार जो आपने वीडियो देख ली, पूरी पूरी वीडियो देख लो, उसे लाइक कर दो या किसी के साथ इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, उसे आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है। और इंटरेस्ट पता चलते हैं कि भैया आपका इंटरेस्ट जो है इन चार पांच चीजों में है, या तो आप इस सेलिब्रिटी की वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, या आप इस क्रिकेटर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, या किसी इस कॉमेडियन को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो बार बार उसी की दिखाएगा, वो आपका इंटरेस्ट है, तो आप चाह कर भी उस जाल से निकल नहीं पाओगे। तो आप जब आप देखने लगते हो, आपके हर थोड़ी थोड़ी देर में 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा, 40 मिनट, कैसे कैसे कर करके अगर आप पूरा दिन का एवरेज निकालो, 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे कैसे बर्बाद होते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास यही है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण लगाएं कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ये नीचे आ रहा है कितने हाइट ट्रेवल की इसने 80 मीटर की, और जब कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसका एक्सेलरेशन हम लेते हैं जी, तो जी के लिए हम न्यूमेरिकल में ले लेते हैं 10 ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, है ना। अब या तो आप ये लगा दो, टाइम दे नहीं रखा तो आप ये वाली इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में निकालनी है, u है 0, एक्सेलरेशन है 10 के बराबर, और s है कितना 80, तो वी स्क्वायर हो गया हमारे पास 1600, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड।
तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम गति का समीकरण लगा के भी कर सकते हैं, गति का समीकरण। और एक हमारे पास वही तरीका जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उस समय इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही टकराते समय काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास में, जितनी होगी वही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। एम से एम तो कट ही गया। देखो अब यहाँ पे एक बार समझना, एम से एम कट रहा है, यानी मैं यहाँ पर चाहे 2 किलोग्राम की वस्तु लूं, चाहे 20 किलो, चाहे 50 किलो, वो 40 की स्पीड से ही आकर टकराएगी, जो फाइनली मेरा आंसर निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु धरती पर छोड़ते हैं, वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, सबका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। जी के, सबका एक्सेलरेशन क्या होता है? जी के बराबर। तो ये मैं आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा करा रखा है, लेकिन मैं केवल एक चीज बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे, जो हमने भी एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, जिससे मुझे मेरा थोड़ा सा एकदम दिमाग खराब हुआ कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं। कि एक वस्तु, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तु ली थी मैंने, एक 3 किलोग्राम की, एक 15 किलोग्राम की। तो मैंने आपको बताया था कि जब अलग अलग मास की 2 वस्तु जमीन पर नीचे गिर रही होती हैं तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती हैं। उनका मास देखो इंपोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि मास कट गया है। जो वस्तु की फाइनल स्पीड निकल के आएगी वो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि हम ये फिजिक्स में हवा का प्रभाव तो 0 मान के चलते हैं। अगर हवा 0 हो, मेरे हाथ से हल्की वस्तु छूटे, उसकी स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, भारी की स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, दोनों की स्पीड हर सेकंड बराबर ही बढ़नी है। तो दोनों एक ही स्पीड से जमीन पर टकराएंगे, जितनी स्पीड इसकी बढ़ी उतनी इसकी बढ़ी। तो आप यहाँ पे देखेंगे एम से एम कट गया तो हमारे पास v² निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है? 2gh। तो जो फाइनल स्पीड आ रही है वो एक्चुअल में वस्तु के मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। ये फॉर्मूला निकल के आता है ना, अगर कोई वस्तु अगर आप h हाइट से छोड़ते हैं तो जमीन पर कितनी स्पीड से आकर टकराएगी? √2gh। इस फॉर्मूले में कहीं पे m लिखा है? नहीं। तो वस्तु हल्की हो भारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे दोबारा आना पड़ा इस पे। तो बस वाक्य तो आपको पता ही है, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, h की वैल्यू 80 दे रखी है, 8 दूनी 1600 का रूट लेंगे तो 40 आएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत आता पेपर में। ये अलग अलग मास की 2 वस्तुएं हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? ही गायब हो गया। ये इसे ध्यान रखना, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हों, एक 5 किलो, एक 500 किलो, जब वो नीचे गिर रही होंगी, दोनों समान त्वरण के साथ नीचे आ रही होंगी। जितनी स्पीड पर सेकंड इसकी बढ़ेगी उतनी स्पीड इसकी बढ़ेगी। इसलिए दोनों, अगर दोनों को ड्रॉप करे, दोनों एक ही स्पीड से आकर टक्कर मारेंगे जमीन पे। हालांकि इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। क्यों? दोनों जमीन पे सेम स्पीड से आकर टक्कर तो मारेंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो दोनों की स्पीड तो सेम है, पर इनके मास अलग अलग हैं। तो जिसकी मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी, उसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। अब आप खुद सोचो, मेरे एक साथ में 1 किलो का पत्थर है, इसमें 500 किलो का पत्थर है। 1 किलो 500 किलो, दोनों को सेम हाइट से छोड़ दूं, दोनों सेम स्पीड से ही, दोनों की स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ रही होगी, दोनों सेम स्पीड से आकर टकराएंगे। तो मान लो 1 किलो का पत्थर भी मेरे पैर पे गिर जाए इस वाले पे, और ये 500 किलो वाला भी इस पे गिर जाए, तो 1 किलो वाले में तो हो सकता है कि अंगूठे की ही थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आए, और जब 500 किलो वाला गिरेगा ना, पूरे पैर का कचुम्बर निकाल देगा, क्योंकि उसकी गति ऊर्जा ज्यादा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खाली स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो क्या है? हाफ mv²। तो दोनों सेम स्पीड से जमीन पे आके तो गिरेंगी, पर जिसका मास ज्यादा उसकी गति ऊर्जा ज्यादा। आप ये समझो, ये 1 किलोग्राम का जो है इस यहाँ पे, और ये सेम हाइट पर है 500 किलोग्राम का, तो दोनों हाइट तो सेम है, पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जिसका मास ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी। कुछ समय के बाद दोनों, ये 1 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 9.8 बढ़ी तो इसकी भी 9.8 बढ़ेगी, मतलब दोनों इतने गिर गए। तो दोनों जमीन से सेम हाइट पर तो हैं, पर दोनों का मास सेम नहीं, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उन दोनों की अगर मास अलग अलग है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, कि ये दोनों मास के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। खाली जमीन से हाइट कितनी है या कितनी स्पीड पे है वो इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, चाहे कागज का पन्ना हो, तिनका हो, एक एप्पल हो, एक आम हो, तो वो सेम टाइम पे नीचे आके क्यों गिरते हैं? क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। मोमेंटम भी अलग अलग होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास अलग है। आप तो समझ गए होंगे, इससे और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इसकी। त्वरण। अच्छा, यहाँ पे तो बेटा 2 वस्तु में कंपेयर किया उसने। अगर वो एक ही सिंगल वस्तु की बात करे कि जब कोई एक सिंगल वस्तु जब लगातार ऊपर जा रही होती है और लगातार नीचे आ रही होती है, तो हर पॉइंट पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है?
तो उसका भी एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही है। जब कोई अकेली वस्तु हो, अगर कोई मेरे पास में एक अकेली वस्तु है, ये जब ऊपर की तरफ जा रही होगी, ऊपर की तरफ, बेटा इसका एक्सेलरेशन फिक्स है, जी की वैल्यू 9.8, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो हर सेकंड 9.8 घट रही है। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है उसका एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा, स्पीड बदल रही है उसकी। अगर उसका एक्सेलरेशन 9.8 है तो हर सेकंड स्पीड 9.8 घटेगी घटेगी घटेगी, एक पॉइंट पे 0। जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो चाहे कोई वस्तु, अगर दो वस्तु में कंपेयर कर ले, एक हल्की एक भारी, दोनों नीचे आ रही है सेम एक्सेलरेशन से, दो वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं, एक हल्की एक भारी, दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अगर एक सिंगल वस्तु की बात भी करें तो सिंगल वस्तु जब हम फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स है, वो लगातार 9.8 उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है और ऊपर फेंकते समय 9 हर सेकंड घट रही है। तो एक्सेलरेशन सिंगल में भी सेम है, पर सिंगल में एक चीज और सेम रहेगी, जब ये वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतनी पोटेंशियल बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसे यहां पर भी होगा, जब वो नीचे आएगी तो जितनी काइनेटिक बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल घटेगी, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम भी कांस्टेंट यहां पर भी रहेगा। लेकिन यहां पर दो वस्तु जब अलग अलग हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, इसका भी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, पर वो बराबर नहीं होगा। भाई इसका मास अलग है तो इसका काइनेटिक और पोटेंशियल का सम मान लो 100 जूल आया, इसका काइनेटिक और पोटेंशियल जूल आया मान लो 500 जूल आया, तो इसका लगातार काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लगातार 100 जूल बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसकी भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लगातार सेम बनी रहेगी, पर ये 100 है वो 500 है। जब हम दो में कंपेयर करेंगे तो दो में तो एक ही चीज ध्यान रखना है, जब दो वस्तुएं अलग अलग मास की हैं, जितने एक्सेलरेशन से ये आ रही है उतने एक्सेलरेशन से ही आएगी। लेकिन अगर मैं एक सिंगल वस्तु की बात करूं तो ये लगातार जब ऊपर जाएगी तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8, जब नीचे आएगी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8, लेकिन इनकी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम भी कांस्टेंट है, जितनी ये बढ़ेगी तो दूसरी उतनी घटेगी, ऐसे जितनी बढ़ेगी उतनी दूसरी घटेगी। इवन ये तो ज्यादा अच्छा आंसर है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहना। क्यों? जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे, अगर आपने उसकी हाइट बहुत ज्यादा कर दी तो इवन ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी कुछ कम ही हाइट के लिए है। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर हम धरती की सतह से ऊपर जाना शुरू करें तो जी की वैल्यू 9.8 से घटते 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 एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, समझ रहे हो? अगर मैं किसी पत्थर को बहुत ज्यादा ऊपर फेंक दूं 5000 किलोमीटर ऊपर, तो धरती के आसपास तो जी की वैल्यू 9.8 ही बनी रहेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाके 9.8 से 9.5 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 7, फिर 6 से होने लग जाएगी। तो हम कह रहे हैं ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये भी हम आसपास के लिए कह रहे हैं, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ये तो हमेशा ही वैलिड है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, जितनी एक एनर्जी घटेगी उतनी दूसरी बढ़ेगी। ये चीजें जो हैं अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है? और खासतौर से जो दो अलग अलग मास वाली हैं उनके एक्सेलरेशन सेम रहते हैं, जरूर ध्यान रखना है। एक सिंगल वस्तु की अगर हम बात करें, जब वो ऊपर जा रही होगी हर पॉइंट पे उसका त्वरण सेम है, इवन हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 9.8 है। जैसे वस्तु हाईएस्ट पॉइंट पर रुकेगी तुरंत उसकी स्पीड 1 सेकंड के बाद 9.8 बढ़ जाएगी, तो एक्सेलरेशन ऊपर नीचे जाते समय फिक्स होता है, बस स्पीड में चेंज आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी चेंज करना। ठीक? नहीं समझ में आया तो मुझे कल और बताना, इन्हें एक बार अपने हाथ से लिखना चीजों को, ठीक है? और कल मैं इसमें जो है आपकी क्लास में सैटेलाइट्स स्टार्ट कर दूंगा, उपग्रह, ठीक है? तो कल की क्लास में हम सैटेलाइट उपग्रह करेंगे। किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। हम्म चले, ये आपकी क्लास हम सेव कर देंगे। कुछ डाउट है किसी का? देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल क्या लिखवा दें? किसी वस्तु के पास स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो वस्तु भाग रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। भागती हुई ट्रेन, भागता हुआ आदमी, बहता हुआ पानी, सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ऑप्शन दे दे, चलती हुई ट्रेन, चलता हुआ ट्रक, बहता हुआ पानी, खिंचा हुआ धनुष, तो आपको पता ही है कि भाई पानी फ्लो कर रहा है उसके पास स्पीड है तो एनर्जी होगी,
उसी एनर्जी की वजह से पानी क्या करता है, जब बाढ़ आती है तो पूरा सब कुछ तहस नहस कर देता है। पर खिंचा हुआ जो स्प्रिंग है उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, क्योंकि वो भाग थोड़े ना रहा है। तो खिंचे हुए स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये फाइल आपको मिल जाएगी आज की। स्प्रिंग वाला मैंने आपको बताया कि जैसे कोई स्प्रिंग जो है वो जो अपने नेचुरल लेंथ में है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, उसे अगर आप उसे खींच देंगे या दबा देंगे तो कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, और वो जो एनर्जी स्टोर करेगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे एक्स ये है कि आपने उसके नेचुरल लेंथ से कितना एक्स्ट्रा खींचा है, कितना एक्स्ट्रा दबाया। तो खींचे हुए या दबे हुए स्प्रिंग के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे खींचे हुए धनुष के पास ज्यादा होगी, है ना। तो अगर कोई वस्तु भाग रही है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। कोई वस्तु की पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कल मैंने बताया था, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे खिंचा हुआ धनुष हो, दबा हुआ स्प्रिंग हो, खिंचा हुआ स्प्रिंग हो, है ना, कोई वस्तु कुछ हाइट पर हो, इनके पास सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो कल हमने पूरा बताया था डिटेल में ये। चलो, बाकी मेरी नेक्स्ट क्लास अभी 12:30 से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, थैंक यू एवरीवन।